हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 2 रीड करेंगे। इसमें आज हमने स्पेस लेटिस और क्रिस्टलाइन लेटिस के बारे में डिस्कस करना है। स्पेस लेटिस से क्रिस्टलाइन लेटिस क्या होता है? ये एक तरह से 3D अरेंजमेंट होता है इन स्पेस के अंदर। ठीक है, मतलब जो हमारा 3D अरेंजमेंट है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे एक ये सर्कल है, ठीक है, ये है, इस तरह से सर्कल को अरेंज किया हुआ है। तो जो इनका अरेंजमेंट है, इनको किस तरह से अरेंज, जैसे मान लो ये जो हमारे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सेम अरेंजमेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंट भी हो सकता है, मान लो ये ऐसे इस तरह से है, इसके ऊपर ही ऐसे, मतलब इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो स्पेस लेटिस क्या होता है? ये अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल में इन द स्पेस। और अब देखो जैसे यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, ये जैसे क्यूब है, यहाँ पे इसमें सोलर सिस्टम में मेनली हमने क्यूब्स के बारे में स्टडी करना है मेनली। जैसे मान लो ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, तो इसके अंदर एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, जैसे यहाँ पे इसने ये जो डॉट यहाँ पे दिखा रखी है, ये डॉट्स किससे रिप्रेजेंट क्या शो कर रही है? ये हमारे लेटेस्ट पॉइंट को शो कर रही है। यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, जो सर्कल से इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, लेटेस्ट पॉइंट लाइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो ये क्या है? क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री को शो करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। देखो इसमें आगे डायग्राम है एक, ये तो जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब आप सब ने देखा ही हुआ है, वो इस तरह से होता है। इसकी जो तीनों साइडें इक्वल होती हैं क्यूब की, पता है ना आपको? इसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? ए, बी और सी। मान लो ये जो हमारी साइड्स हैं, ये मान लो मेरी ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो इसमें तीनों साइड्स होती हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्यूब के अंदर ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये हमारे डॉट्स दिखाए गए हैं, ये इस तरह ये वाले, तो ये हमारे क्या है? लैटिस पॉइंट हैं। इसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ये क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हैं, या 3D लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे हम इनको। जैसे ये जो ये वाला डायग्राम है, ये सेम यही है, यहाँ से अरेंज किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे इस डायग्राम में क्यूब इस तरह से अरेंज किए हुए हैं। जैसे ये हमें फ्रंट से दिखाई दे रहा है, ये जो क्यूब है ये हमें फ्रंट से दिखाई दे रहा है। सेम इस तरह यहाँ पे एक इसके पीछे है, एक इसके एडजेसेंट पोजीशन पे है, और एक इसके यहाँ पे पोजीशंस पे है, एक इसके ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, और एक यहाँ पर है। तो ये इस तरह के, ये इसके एक के ऊपर एक अरेंजमेंट किया हुआ है। ये जो अरेंजमेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे 1, इसको 2 नाम दे दिया, इसके पीछे 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6, इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया है। तो अब हमने डिस्कस करना है क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। Ordinarily 3-dimensional arrangement of atoms in a space is called the crystal lattice. It is a diagrammatic representation, मतलब डायग्रामेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इसको हम शो करते हैं, तो ये वो बताता है। ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड भी हो सकते हैं। अब देखो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। रिपीटेड यूनिट सेल्स फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस। अब देखो जो ये हमने डायग्राम देखा था, इसको इसने क्या नाम दिया? यूनिट सेल दिया है। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये मेरा पूरा क्यूब था, ये पूरा क्यूब है, इस क्यूब के हमने एक वो पार्ट लेना है जिसकी जो अगर वो हिस्सा हम ले लें तो जो बाकी और इसके अंदर ये अरेंज किए गए हैं, इन सब की प्रॉपर्टी भी सेम हो। तो जो एक क्यूब के ऊपर यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे और 4 इसके ऊपर, इस तरह से अरेंज्ड है ये। अगर मैं कहूँ मैं इसका ये वाला पार्ट लेती हूँ, ठीक है, ये क्यूब है, ये मैंने एक क्यूब ले लिया, तो अगर मैं इसकी स्टडी करती हूँ, अगर मैं इस एक पार्ट, देखो इस पूरे को समझना मुश्किल है, हम क्या करते हैं, उसका एक पार्ट को निकाल लेते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आएंगे, क्या कौन सा पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं, जिसमें क्या होगा हमारा, जिससे क्या पूरा कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल पढ़ना है हमने। टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल क्या क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक तो परमिटिव यूनिट सेल और एक होता है नॉन परमिटिव यूनिट सेल।
परमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है, ये इसमें आपको डायग्राम्स पहले बताऊंगी, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये मैंने एक क्यूब ले लिया, ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो एटम्स है 1 2 3 4 5 6 हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं। इन 8 कॉर्नर्स को ही यहाँ पे हमने किससे दिखा दिया, ये लैटिस पॉइंट से दिखा दिया। हमें पता है भाई हमारे क्या है, लैटिस पॉइंट है। तो अब देखो अगर ये जो एटम्स हैं, जो ये एटम्स हैं, अगर ये कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर ये हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिव यूनिट सेल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। अगर हमारे एटम्स ओनली कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, जैसे ये हमारे 8 कॉर्नर्स है, तो ये 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिव बोलेंगे। अगर ये हमारे एटम्स कॉर्नर के साथ साथ, देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें देखो ये जो एटम्स हैं कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, देखो 4 ये हो गए, 5 6 7 8, इन कॉर्नर्स के साथ साथ एक हमारा किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन परमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, जिसमें एटम्स क्या है, कॉर्नर के साथ साथ अदर फेस में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये एंड सेंटर है, यहाँ पे एक कॉर्नर में तो है ही है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा परमिटिव एंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है। परमिटिव यूनिट सेल्स, those unit cells in which constituent particles are present only at the corner। इसमें क्या आता है, सिंपल क्यूबिक आता है। सिंपल क्यूबिक को आप क्या लिख सकते हो, SC, सिंपल क्यूबिक। नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स में क्या आता है, those unit cells in which the constituent particles are present at corners as well as the other position, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। इसके एग्जाम्पल क्या है, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, और क्या है, एंड सेंटर, इसके एग्जाम्पल है। मैंने सिंपल क्यूबिक भी आपको दिखाया, बॉडी सेंटर दिखाया, और मैंने एंड सेंटर आपको वहाँ पे दिखाया, डायग्राम में समझाया। नेक्स्ट है हमारा, अब ना जो ये मैंने डायग्राम्स हैं, जो क्यूब वगैरह हैं, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, ताकि आपको जो आगे जो टॉपिक आएंगे उसको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, परमिटिव और सिंपल यूनिट सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SC, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। इसमें क्या है, एटम्स ओनली कॉर्नर्स के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, ये इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा परमिटिव यूनिट सेल है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है, ये ना, इसको आप ना अगर क्यूब को समझना है तो इसके लिए आप ना रूम को अज्यूम करो, ठीक है। जैसे हमारा रूम्स होता है, उसका एक फर्श होता है, रूफ होती है, ठीक है, और एक हमारी छत होती है, सॉरी दोबारा करते हैं इसको। जैसे हमारा रूम है, रूम के अंदर हमारी क्या क्या होती है, रूम के अंदर हमारी 4 तो दीवारें होती हैं, ठीक है, 4 दीवारें होती हैं, एक फर्श होता है, और एक हमारी क्या होती है, छत होती है। तो इसको आपने अज्यूम करना है। तो ये जैसे हमारा रूम होता है, सेम ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, क्यूब होता है। क्यूब के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर सारी की सारी जो लेंथ होंगी वो इक्वल होंगी, और इसमें रूम के अंदर वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो देखो जैसे मान लो हमारा रूम है ना, रूम के अंदर हमारे इस तरह से, ये इस तरह से दीवारें जाती हैं, ये एक दीवार इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, जैसे इसमें हमारे हम बात करते हैं, छत की बात करते हैं। छत मान लो हमारी कैसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है ना, ठीक है। छत के 4 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही सेम नीचे, ये इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर मैं कह दूँ हमारे इस रूम के अंदर कॉर्नर में तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। जो हमारा बीच में, जो जैसे जहाँ पे हमारा फ़ैन लगा हुआ तो उसके बिल्कुल बीच, उसके नीचे में थोड़ा बीच में अगर हम एटम को रख दें, यहाँ एटम को रख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड। मतलब जो हमारे बॉडी है उसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। तो जो ये हमारा है, ये बॉडी सेंटर्ड है, कॉर्नर में तो है। अगर ये अकेला कॉर्नर में होता तो ये हमारा कैसा होता, सिंपल क्यूबिक होता। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या, इसकी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है एंड सेंटर। बॉडी सेंटर और एंड सेंटर में क्या डिफरेंस है? बॉडी सेंटर में तो हमारा यहाँ पे इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हमारे किसी भी अपोजिट फेस मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये मान लो हमारा फर्श है और ये हमारी क्या है, छत है, ठीक है। तो मैंने दो अपोजिट फेस ले लिए, तो इन दो अपोजिट फेस से अगर सेंटर में प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब कोई भी दो ले लो बट वो अपोजिट फेस में होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। मान लो इसमें यहाँ पे ये दोनों लिए हुए हैं, अगर मैं ये वाली वॉल और ये वाली वॉल ले लूँ, ये दीवार और ये दीवार, मतलब आमने सामने के लिए नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फिर ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एंड सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो, अभी तो हमने इसका और इसका किया, इसी तरह इसका और इसका हो सकता है। एक जो ये हमारा ये बना हुआ है ना, ये वाला पार्ट, और ऐसे ही पीछे बना हुआ है, ठीक है। एक तो इसका सेंटर ले लिया और एक पीछे वाले इसका सेंटर ले लिया, तो इनसे अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंड सेंटर हो जाएगा। एक और होता है हमारा फेस सेंटर, इसमें तीनों दिखाई हुई हैं, ठीक है। इसमें एंड सेंटर नहीं है, एंड सेंटर मैंने आपको पीछे दिखा दिया, बट मेनली ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखो। फर्स्ट तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें ये क्या होता है हमारा सिंपल क्यूबिक। जैसे इसमें ये मेरी येलो बॉल्स दिखाई दी है, 4 येलो बॉल्स और 4 यहाँ पर क्या है, ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक है। देखो फेस सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर जैसे हमारा ये रूम है, ठीक है। इस रूम के अंदर एक तो ये वाली दीवार, टोटल 4 दीवारें हैं ना यहाँ पे, इस तरह, एक यहाँ पे 2 होगी, ऊपर वाला छत मान लो इसको, ये फर्श हो गया, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ सेंटर में भी 2 प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक तो हमें शो होता है और एक उसका बैक वाला एरिया होता है, क्योंकि जो हमें क्यूब सामने से तो ऐसे दिखाई देता है, लेकिन इसका ये जो एक फ्रंट है, ठीक है, और इसका एक ये वाला जो फ्रंट है, इन दोनों में है ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों को हम एक क्या है, ये हमारा 3D व्यू होता है, बट हमें अगर हम इसको पेपर पे रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो पेपर में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम जो ये जो हमारा पेपर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमारा 2D होता है, ठीक है। और एक्चुअल में क्यूब, ये जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या सी हैं, 3D व्यू की होती है। तो यहाँ पे हम पेपर में इसमें इस तरह से शो नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में ये ऐसे होता है। तो देखो फेस सेंटर आपको समझ आ गया हो, तो देखो एक तो ये वाला एरिया हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 तो ये होगी, और एक मान लो ये हमारा सामने से दिखाई देता है और एक हमारा ये पीछे से दिखाई देता है, ये इस तरह से होता है, यहाँ पर, ठीक है। एक मान लो यहाँ है और एक इसके पीछे है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर, मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है, अकेले बॉडी में प्रेजेंट होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है, इसके रूम के बिल्कुल बीच में लटका हुआ होता है। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं, जैसे ये वाला हमें दिखाया हुआ है, ये 4 तो ये रेड येलो बॉल्स होगी, ये वाली, ठीक है, और इसके नीचे कौन सी रखी हुई है, ये हमारी ये वाली रखी हुई है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमें इस तरह दिखाई देगा। सेम ये इसमें क्या दिखाया हुआ है, हमारे कॉर्नर्स पर, ये जो 8 कॉर्नर्स है, इन 8 कॉर्नर्स के ऊपर ये येलो वाली बॉल्स होगी, ठीक है। देखो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, ऐसे नीचे है, देखो 1 2 3, यहाँ हमें सामने से तो 3 बॉल दिखाई दे रही है, लेकिन एक यहाँ पर इसके प्रेजेंट है, तो ये हमें अच्छे से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे एक प्रेजेंट होती है, ये हो गया। उसके बाद ये जो हमारा फेस है, देखो ये भी हमें सिर्फ 5 ही दिखाई दे रही है, एक तो ये और 2 तो ये होगी, 3 4 ये 5, इस तरह से 5 दिखाई दे रही है। एक इसके पीछे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, देखो जो ये वाली होती है ना, ये वाली, ये हमें दिखाई नहीं देती, हमें फ्रंट से सिर्फ ये 5 दिखाई दे रही है। तो ये हमारा कौन सा है, फेस सेंटर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट है बॉडी सेंटर, देखो बॉडी सेंटर में क्या है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर तो ये येलो दिखाई दे, 4 ऊपर हैं और 4 ये नीचे हैं, और यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में एक हमारा क्या रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे। तो ये समझ आ गया होगा आपको।
अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। ब्रेविस लैटिस होती है, उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसको 7 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। दे आर ग्रुप्ड इनटू 32 क्लासेस विच इन टर्न कैन बी रीग्रुप्ड इनटू द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। दीज 7 सिस्टम विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एक्सिस अलोंग विद सम एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे टेबल में दिया हुआ है। ये टेबल आप लगा लो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक हो गया, टेट्रागनल हो गया, रोम्बोहेड्रल, इसको हम ट्राइगनल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया था इसके अंदर 3 साइड एक्सिस होती है, इसमें 3 होंगी ए, बी और सी। एंगल हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा। और यहाँ पे ब्रेविस लैटिस, यहाँ पे क्या क्या हो गया, जैसे यहाँ पे जो हमने अभी पीछे किया है परमिटिव, मतलब किस में आती है, सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। इस तरह से बताया हुआ है कि कितने बनेंगे और कितनी नहीं बने। टोटल ये कितने बनकर आती है हमारी, ये ध्यान रखना, ये 14 बनकर आती है टोटल। अब इसको समझो, इसमें ये होता क्या है। इस टेबल को मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, अगर ये हो जाए तो चलो इसको ऐसे ही करते हैं। अब देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा यहाँ पे क्या क्यूबिक है, इसको ना हम ट्रिक से करते हैं। ट्रिक यहाँ पर क्या है, हम क्या बोलते हैं, टॉम एंड जेरी तो जो कार्टून है वो तो सबने देखा हुआ है, टॉम एंड जेरी, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, जेरी टॉम को बोलता है सी टॉम देयर। क्या बोल रहा है टॉम को, फिर तुम यहाँ देखो, यहाँ पे हम जो सी की स्पेलिंग है ना इसमें करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सी की जो स्पेलिंग है वो लिखते हैं CEE, टॉम TOMTHERE, सी टॉम देयर। अब यहाँ पे ना हमने ना कोई ई नहीं लेना, ई जो वर्ड यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है वो ई वर्ड नहीं लेना, बाकी इसके अंदर सारे वर्ड लेने हैं। फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा, सी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक, ठीक है। और यहाँ पे टी का मतलब क्या आएगा, टेट्रागोनल, जो सेकंड नंबर पर है। थर्ड पर क्या है हमारा, ऑर्थोरोम्बिक। एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल और आर से रोम्बोहेड्रल होगा, ठीक है। तो ये एक बार हमने इसकी जो हमने बताया था ये हमने देख लिया। अभी किससे क्या बनेगा, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको। सी टॉम देयर, ठीक है। सी से हमारा क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। अब देखो जो ये इसमें टेबल बनाई हुई है ना, ये थोड़ी सी आपको आगे पीछे करके लिखनी है। आगे पीछे कैसे करके लिखोगे, जैसे हमने पहले क्यूबिक लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे सी है और फिर टॉम है, फिर यहाँ पे हमारा ओ आना चाहिए था। मतलब यहाँ पे जो थर्ड नंबर लाइन है ना, इसको आप एक बार कट कर देना, ठीक है। फिर ये थर्ड बन जाएगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और यहाँ पर हमारा लास्ट क्या आएगा, रोम्बोहेड्रल आएगा। तो जो ये हमारी टेबल गिवन है, जो ये हमारी टेबल गिवन है, इसमें आपने क्या चेंज करना है, जो ये हमारा थर्ड नंबर पर है ना, इसको आपने यहाँ लिखना है लास्ट वाले इस पे 7 पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा रोम्बोहेड्रल आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपने करना क्या है, फर्स्ट मान लो मैंने ले लिया, ये एक्सिस की बात करते हैं। जो पहली वाली जो होगी ए, बी और सी, तीनों इक्वल कर दी मैंने, ठीक है। अब जो मैंने सबसे लास्ट वाली ली है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये मेरे को 7, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपने ले लिया और मैंने 7th पॉइंट ले लिया। फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा, ए बी इक्वल टू सी, मतलब तीनों साइड इक्वल। तो जो हमारा सबसे नीचे वाला है मैंने वो भी ऐसे ही ले लिया, ए बी इक्वल टू सी। तो ये ना ये पॉइंट आपने यहाँ बनाना। नेक्स्ट फिर मैंने क्या चेंज किया, मैंने ना जो यहाँ पे पहले तीनों साइडें इक्वल थी, फिर मैंने 2 साइडें इक्वल ले ली और एक साइड जो क्या ले ली, अनइक्वल ले ली।
तो ये वाली जो स्ट्रक्चर ये ए इक्वल टू बी, बट जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं है। अब हमारा 6 पॉइंट कौन सा था, हेक्सागोनल था ना, ये वाला पॉइंट हमारा 6 है। तो इसमें भी हमने ये सेम लिया, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो याद हो गया होगा आपको, पहले में तीनों इक्वल, फिर सेकंड वाले में दो साइड इक्वल हो जाएंगी, और जो हमने थर्ड लेना है ना, थर्ड में जो क्या है, तीनों की तीनों अनइक्वल लेनी है। पहले तीनों इक्वल, फिर दो इक्वल, फिर सारी की सारी अनइक्वल हो जाएंगी। तो देखो मैंने क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट ये, फिर 7, मतलब एक पॉइंट ऊपर से एक पॉइंट नीचे से हमने ऐसे स्टार्ट किया था। फिर सेकंड पॉइंट तो ये हो गया हमारा, 6 पॉइंट ये हो गया, फिर थर्ड ये वाला पॉइंट, और फिफ्थ हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या हमने क्या कर दिया, तीनों साइड इक्वल रख दी। देखो टोटल हमारे पास 7 पॉइंट हैं, 3 तो ऊपर हो गए और 3 नीचे हो गए, ठीक है। इस तरह से हो गया ना, एक बीच में रह गया, तो बीच में क्या लिखना है हमने, जो ऊपर जो इनके बीच में आएगा ना, मतलब वही सेम पॉइंट आएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों साइडें अनइक्वल हो जाएंगी। समझ आ रहा होगा आपको, इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर ऊपर नीचे वाला सेम सेम करते जाना है। देखो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट और 7 आपस में इक्वल, सेकंड एंड 6, थर्ड एंड फिफ्थ, एक बीच में फोर्थ बच जाएगा, फोर्थ इन दोनों के बीच का ही आएगा, क्या आएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब इन दोनों के बीच का ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सिस तो अच्छे से याद होगी मेरे ख्याल से। आपने क्या ध्यान रखना है, 1 का, और जो ये हमने यहाँ पे रोम्बोहेड्रल लिखा था, रोम्बोहेड्रल हमारा यहाँ आएगा। इसमें क्या था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब 1 एंड 7, ठीक है, 2 एंड 6, 3 एंड 5, और जो फोर्थ ये वाला पॉइंट बच गया, ये इन दोनों के बीच का होगा। तो ये हमारा एक्सिस क्लियर हो गया होगा। अब हमने एंगल देखना है, ठीक है, बस इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आप बाद में लिखोगे। थर्ड वाला एंगल में क्या करना है, पहले तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। देखो हमने एक्सिस को याद कर लिया, अब हमने किसको याद करना है, एंगल्स को याद करना है। हमने जो क्या है, लगातार जो 3 नंबर्स तक हैं, तीनों एंगल को हमने इक्वल रखना है, और इक्वल किसके रखना है, 90 डिग्री के, और ये लाइन तो अपने काटनी ही है। तो देखो 1, 2 एंड 3, ये तीनों पॉइंट्स के अंदर हमने क्या लिया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इनमें एंगल क्या होगा, तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखो फिर इसके बाद 3 हमने एंगल कर लिए, अब हमने फोर्थ की बारी है, मोनोक्लिनिक जहाँ पर आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले तीनों इक्वल, अब हमने एक अनइक्वल रखना है। एक अनइक्वल कौन सा रखेंगे, हम बीटा को ले लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है ये, अल्फ़ा और गामा, ये तो हमारे इक्वल होंगे, किसके इक्वल, 90 डिग्री के, बट जो बीटा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री, ये जो पॉइंट हमने करा है, ठीक है। फिर ट्राइक्लिनिक, अब हमने पहले क्या करता, तीनों इक्वल रखे थे, फिर एक को अनइक्वल किया था, अब हम तीनों को अनइक्वल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हेक्सागोनल में क्या होगा, देखो हेक्सागोनल जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना, सिर्फ इसमें आपने ध्यान रखना है, एक जो एंगल होगा वो हमारा 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री की, और एक गामा कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो रोम्बोहेड्रल है यहाँ पे, ये हमने सबसे लास्ट में करना था, 7th पॉइंट पे करना था। इसमें हमने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों इक्वल तो होंगे, बट ये नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। हमने पहले स्टार्टिंग के जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल रखने हैं, फिर एक एंगल को अनइक्वल करना है, फिर तीनों के तीनों एंगल अनइक्वल हो जाएंगे। हेक्सागोनल में आपने ध्यान रखना है, एक एंगल 120 डिग्री का होगा, और जो हमारा लास्ट वाला था रोम्बोहेड्रल, इसमें हमारे तीनों एंगल इक्वल तो होंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गामा, बट दिस नॉट आर इक्वल टू द 90 डिग्री। अब ये जो ब्रेविस लेटिस है, मतलब जो इसमें हमने इसके जो पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं, वो हम अगर बताएं तो टोटल 14 होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर हमारे 14 हैं। अब देखो ये कौन कौन से हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, यहाँ इसको देखो आप ध्यान से। देखो सबसे पहले हमारा सिंपल क्यूबिक, ये देखो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में हमें दिखाया हुआ है,
ये आपके 3 बनेंगे। देखो परमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, ये 3 बन रहे हैं, इसके अंदर 2 बन रहे हैं, इसके अंदर 1 बन रहा है, इसके अंदर 4, फिर ये 2 1 1। अगर इनको आप टोटल करोगे, देखो 3 2 1 4 2 1 1, इनको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो ये जो 14 स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें नेक्स्ट पेज पे यहाँ दी गई हुई है। सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया 3 बनेंगी, तो 3 कौन कौन सी है? एक तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड द फेस सेंटर। तो ये जो हमारी 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी क्यूब में बनेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ ये रहा टेट्रागोनल। तीनों तो एंगल इक्वल हो जाएंगे बट एक साइड क्या हो जाएगी? अनइक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा टेट्रागोनल है, ये हमारा बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है। बस इसको एक बार देखना है, गो थ्रू होना है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें इतना वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। बस आपको जो ये जो टेबल मैंने बताई थी और याद करने का मैंने तरीका भी आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये जो है मैंने टेबल जो नेक्स्ट बनाई हुई है ये वाली, बस इसमें ध्यान देना है भी ये होती कैसे है एक्चुअल में। फिर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? तीनों साइड अनइक्वल हो जाएंगी और हमारा अल्फ़ा, बीटा और ये जो गामा है ये हमारा कैसा हो जाएगा? नहीं, ये जो हमारा ऑर्थोरोम्बिक था ना इसमें ये, ठीक है। तो इसमें 4 बनेंगे, 4 सिंपल, बॉडी सेंटर, बेस सेंटर और क्या है? फेस सेंटर। ये 4 बनेंगे। बेस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? एंड सेंटर। मैंने आपको बताया था एंड सेंटर क्या होता है, जिसमें हमारे कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लो। जैसे मैंने इसके अंदर ये 2 अपोजिट फेस ले ली, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये इसको अगर हम ज्वाइन करके बनाते हैं स्ट्रक्चर जो बनेगी वो हमारी क्या आएगी? बेस सेंटर या एंड सेंटर होगी। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या आएगा? ए तीनों साइड ही अनइक्वल होएंगी, अल्फ़ा गामा 90 डिग्री बट नॉट, जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। तो इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, कौन कौन सी बनेंगी इसके अंदर। सिंपल, बेस सेंटर, बेस सेंटर वही क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम एंड सेंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम्बोहेड्रल, ये इस तरह से बनेगा। हेक्सागोनल हमारा इस तरह से बनेगा। हेक्सागोनल इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एंगल है ना वो डिफरेंट हो जाता है। वो कितने का हो जाएगा? एक एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। ट्राई क्लिनिक में ना, देखो ट्राई वर्ड आ रहा है ना इसके अंदर, ट्राई क्लिनिक, तीनों साइडें अनइक्वल और तीनों एंगल अनइक्वल आएंगे। हमारी जो तीनों साइडें होती हैं ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और जो हमारा एंगल है अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा दैट इज़ नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। तीनों इसमें ट्राई आ गया, तीनों साइडें अनइक्वल और तीनों ही एंगल अनइक्वल होंगे, ठीक है। इसमें ट्राइक्लिनिक और जो हेक्सागोनल, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर सिंपल पूछेगा तो वो आपसे क्यूब के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। क्यूब में बिल्कुल आसान है, तीनों साइडें इक्वल और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब के बारे में। ज्योमेट्री ऑफ द क्यूब के बारे में मैं पहले आपको एक बात बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमने डायग्राम किया, ठीक है, देखो ये तो मैंने बता दिया था आपको, ये सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। और मैंने बताया जैसे यहाँ पे येलो बॉल्स कौन सी हैं और ये जो हमारी ऑरेंज बॉल कौन कौन सी है। तो यहाँ पे ना इसमें ये बता रहा है, इसमें ना हमने ये बताना है, जैसे मान लो मेरा एक ये रूम है, ठीक है, मैं इस रूम में रहती हूँ, इस रूम के अंदर, इस रूम के ऊपर मान लो एक रूम और है, ठीक है, इस रूम के नीचे एक रूम और है। तो इस तरह से ये रूम अटैच्ड है। अब मान लो जो ये मेरा रूम है, ये वाला रूम, ये मैं अगर बात करूँ कितने से अटैच्ड है, कितने कोई शेयर, ये जो दीवार है, ये जो 4 दीवारें कितने से शेयर हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये जो रूम है इसके साथ भी शेयर हो रही है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मतलब इसका जो हिस्सा होगा इस वाले के अंदर मैं बात करूँ तो 1/4 हो गया। ये यहाँ पे 4 से अटैच है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। इस दीवार की अगर हम बात करूँ तो इसके अंदर 1/4 शेयर कर रहा है, यहाँ पे ये 1/4 1/4 1/4 चारों में इस तरह से। ऐसे ही ना हमने यहाँ पे बताना है भी ए जो यहाँ पे हमारा एक स्फीयर है,
यहाँ पे जो सफ़ियर दिखाया है वो छोटे साइज़ का दिखाया है, बट एक्चुअल में इतना छोटा नहीं होता कि हमने यहाँ पे ना इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। अगर मैं पहले ही मान लो इतने बड़े बड़े सफ़ियर बना दूँ, ऐसे बना दूँ, तो मेरे को स्ट्रक्चर को समझना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं ऐसे बना देती हूँ। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इन्होंने जो क्या है, जो लेटिस पॉइंट है, इनको छोटे स्मॉल साइज़ का माना है, बट एक्चुअल में ये इनका साइज़ जो कि इतना स्मॉल नहीं होता। तो अब आपको ये तो पता चल ही गया कि हमारे पास ये जो बॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये हमारी सिंपल क्यूबिक की हैं, ये हमारी फेस सेंटर्ड की हैं, और ये हमारी बॉडी सेंटर्ड की है। देखो सिंपल क्यूबिक में ना 4 जो बॉल्स हैं ये, और 4 ये नहीं, मतलब चारों कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो, इसको ध्यान से देखो, इसका देखो जो ये वाली जो लेयर्स हैं, ठीक है, इस लेयर्स के अंदर ये जो येलो पार्ट है, ये येलो पार्ट, ठीक है, जैसे ये वाला येलो पार्ट हर इसमें, इसके अंदर ये येलो पार्ट कोई भी ले लो आप इसके अंदर, बस ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। मान लो मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये है ना, इसके अंदर मैंने एक ये वाला पार्ट ले लिया। अब मेरे को ये बताना है इसके अंदर जो ये मेरा येलो वाला पार्ट है, ये यहाँ, इसका ये कितने से शेयर हो रहा है, मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना इसके अंदर यहाँ पे कितना है। अब देखो यहाँ पे ये आपको पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा, ये जो सर्कल है, अगर मान लो ये होता तो तब तो ये कंप्लीट होता, लेकिन ये क्या है, सिर्फ इसका इतना हिस्सा ले रहा है, इतना हिस्सा इसका येलो है ना, तो एक हिस्से का कंट्रीब्यूशन कितना है हमने ये बताना है। देखो जो कोई भी कॉर्नर के ऊपर एटम होते हैं, जो ये कॉर्नर के ऊपर एटम्स हैं ये वाले, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना ये 1/8 होता है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक जो ये सर्कल है ये अदर 8 के साथ शेयरिंग कर रहा है या इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस वाले पार्ट के कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका 1/8 ही है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो अब हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं जी, 4 येलो ऊपर हैं, 4 येलो नीचे हैं। देखो 4 येलो ये रहे और 4 येलो ही नीचे, एक हम इसके अंदर शो नहीं हो रहा। तो देखो इसके अंदर जो ये हमें दिखाया हुआ है 4, ये तो हमें पता चल गया भाई ये कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। अब जो ये वाली जो ऑरेंज बॉल है, ठीक है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। अब ये सेंटर में मैंने बताया था हमने रूम एज्यूम करना है ऐसे, ठीक है, इस रूम के बिल्कुल सेंटर में अटैच्ड है, बिल्कुल सेंटर में रखी हुई कोई चीज़ लटकी हुई मान लो, तो ये तो किसी से शेयर कर ही नहीं रही, ये तो सिर्फ इसके अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है, मतलब किसी से शेयर ही नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे फेस की बात करें, अब ये जो फेस है, मान लो मैंने ये वाला ऊपर वाला हिस्सा लिया, आप देख रहे हो ये ना इस तरह से दिखाया हुआ है, इस तरह, ये आपको बनानी नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। बनाने के लिए तो सिर्फ आपको ये वाली जो 3 स्ट्रक्चर है, ये और ये ध्यान में रखनी है। और ये जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। एक तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ भी ये 1/8 होता है, ये हमारा 1/2 होता है, या 1/6, ये हमारा 1/2 होता है, या फिर ये 1 होता है, मतलब इस तरह से हमने कंट्रीब्यूशन बताया। तो यहाँ पे जो कॉर्नर का होता है वो तो 1/8 होता है, इसका कितना होता है, ये 1, क्योंकि किसी से शेयर ही नहीं कर रहा। अब जो इसके अंदर हमने फेस सेंटर की बात करनी है, जो फेस सेंटर में जो सर्कल बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है। ये हाफ जो क्या है इस वाले एरिया में है, और हाफ जो क्या होगा, जो इसके ऊपर एक ऊपर बना हुआ होगा उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना इसके अंदर फेस के अंदर कितना है, टोटल 1/2, ये 1/8, ये 1/2 एंड ये 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बताया हुआ है, देखो जो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे कितने हैं, टोटल 8, फेस 6 होते हैं, एजिस 12 होते हैं। देखो एजिस 12 कैसे होते हैं, ये 1 2 3 4 तो ये हो गए, ठीक है, 4 इसके अंदर हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो ये लाइनें, ये 4 लाइनें ये होगी, ठीक है, 4 ये होगी, 8 9 10 11 और ये 12। जो टोटल एजिस होते हैं वो 12 होती हैं, और जो क्यूब का अंदर सेंटर होता है, ये क्यूब के अंदर सेंटर, ये अकेला 1 ही होता है। और नंबर ऑफ द क्यूब डायगनल्स देखो कैसे बनेंगे हमारे,
जैसे मान लो ये है, इसको मैं इससे टेस्ट कर दूं, ठीक है, ये 1 हो गया, इस तरह से 2 हो गया, इस तरह से ये 3 हो गया, और ये तो इसका टेस्ट है ना। एक मान लो मैंने ये इसका ऐसे टेस्ट कर दिया, मतलब इस तरह से मैं दोबारा एक बार और बना देती हूँ। ये मान लो मेरा इससे टेस्ट है, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल्स, ठीक है, और ये 3 डायगोनल्स, 4 डायगोनल्स। टोटल हमारे डायगोनल्स कितने होते हैं? ये 4 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बहुत सारी बॉल्स इकट्ठी कर दी है, इस तरह से मैंने बहुत सारी बॉल्स इकट्ठी कर दी, ठीक है, इस तरह से। अब है ना, मैंने इन बॉल को इस अरेंज करना है, हमें अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, और इसको हमने इस तरह से अरेंज करना है कि इनकी जो बीच के अंदर जो स्पेस है ना, इनका वैसे साइज है वो इक्वल होना चाहिए। मैं इनको एक बार दोबारा ले लेती हूँ। ये इस तरह से इनका साइज़ इक्वल होगा। यहाँ पे ये थोड़े छोटे बड़े बन रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये इतनी सारी बॉल्स हैं, ठीक है, मान लो इतनी सारी बॉल्स हैं मेरे पास। अब मेरे को ना इनको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? इनको मैंने अरेंज इस तरह से करना है कि इनके बीच, इनकी जो बीच है, जो डिस्टेंस है ना, वो कम से कम हो। जैसे मैंने एक सर्कल लिया और ये एक सेकंड सर्कल हो गया, थोड़ा सा इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ बनाते हैं दोबारा, ये ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक रख दिया, इनका साइज़ सबका इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने यही ले लिया, इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने 3 सफ़ीर बनाए, जैसे मान लो मैंने 3 सफ़ीर बनाए, ठीक है। अब है ना, जैसे मैंने 3 सफ़ीर को मैंने इस तरह से अरेंज किया, इनकी जो अरेंजमेंट में है, अब इनके बीच में अगर हम 1 डायमेंशन की बात करते हो तो इनके बीच में गैप तो है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इन्हीं के ऊपर सेम साइज़ की अगर ये सर्कल रख देती हूँ इस तरह से, ये मैंने जो रखा हुआ है ऐसे, अब मान लो इनके बीच में एक गैप है, ये गैप को मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ। मान लो ये गैप है, ठीक है, तो ये बता रहा है भी हमने ना इनकी जो पैकिंग है, इनकी जो एटम्स की पैकिंग है वो किस तरह से करें कि इनके बीच में जो एफिशिएंसी है वो मतलब कितनी कम रह जाएगी। मतलब इनके जो बीच का जो गैप है जितना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, तो वो जो पैकिंग है उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, जितना मान लो ये मेरे पास जैसे ये है, इस तरह से है, ठीक है। इसमें मैं जो पिक्चर्स है ना वो बाद में लेके, जैसे मान लो ये है, जैसे ये 2 सफ़ियर्स हैं, इन 2 सफ़ियर्स के बीच में, इसके और इसके बीच में गैप कितना है, ठीक है। अब इनके बीच में जितना गैप कम होगा ना, वो एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। जैसे मान लो मैंने 50 बॉल ले ली, उन 50 बॉल को मैंने अरेंज करना है, जैसे 1 2 3 मैंने एक लाइन में से 10 लगा दी, फिर इनके ऊपर इस तरह से अरेंज करूँ कि इनके बीच में जो गैप है ना कम से कम बचे, तो वही हमारी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, जो एटम ने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये इसका हमारे पास फार्मूला है, ध्यान रखना है।
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल। अगर हम क्रिस्टल की बात करें, अगर यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू पाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में v। देखो जो यहाँ पे इसने 4/3 पाई आर क्यूब ये कहाँ से आया, अगर आपको याद हो तो जो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है, स्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं, सर्कल का तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्फीयर की बात करें तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने उसी का फार्मूला लिखा हुआ है, डिवाइड बाई वी। वी यहाँ पर क्या है, हमारा टोटल वॉल्यूम है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। तो देखो ये जो n है ये क्या है, n नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो ये हमारे क्या हो गया, n मल्टीप्लाई 4/3, 3 नीचे लिख दिया मैंने, पाई आर क्यूब अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड आगे हमने डिस्कस करना है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपको यहीं तक करना है।